13 जून 2025 को हमें ईरान में इस्राएली आर्मी की तरफ से एक मैसिव एयर स्ट्राइक्स देखने को मिलती हैं। Israel has launched what it calls a preemptive strike on Iran's nuclear facilities and other military targets. Of Iran at the moment, explosions have been heard in the capital, Tehran. Israel has launched a wave of strikes across Iran. Israel's launched a major military attack on Iranian nuclear and military capabilities. रिपोर्ट्स के मुताबिक 200 फाइटर जेट्स और ड्रोन के साथ अटैक किया गया था। एटलीस्ट 70 पीपल वर किल्ड, जिसमें से 20 ईरान के टॉप मिलिट्री जनरल्स और न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी शामिल थे। और इन सब की वजह क्या थी? Israel, the Israeli government, state of Israel, the Israeli military, Israel. Operation Rising Lion. वही सेम बहाना जो इसराइल कई सालों से बोलता आ रहा है। Iran is building a nuclear bomb. Iran is too close to bombing a nuclear power and so on. Somehow Iran एक बहुत बड़ी threat बनी हुई है इसराइल के लिए कई सालों से। But do you really think so? This is about nuclear bomb? आज हम इसराइल की इसी प्लेबुक को समझने की कोशिश करेंगे और क्या वाकई में ईरान इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट गजा। 12 जून 2025 को इस्राएली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू मीडिया के सामने आकर एक गुफ्तगू करते हैं और इस गुफ्तगू में वो ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लाइन की अनाउंसमेंट करते हैं। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान का न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम बहुत आगे बढ़ चुका है और अगर अब एक्शन ना लिया गया तो इसराइल के लिए जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जंग ईरानियन अवाम से नहीं, उनके हुक्मरानों से है। So too to the brave people of Iran. Our fight is not with you. Our fight is with the brutal dictatorship that has oppressed you for 46 years. सेम फलस्तीन वाली बात कि उनकी दुश्मनी हमास से है, ना कि गजा के लोगों से। इसीलिए तो एड्स रोकी जा रही हैं फलस्तीन के आम लोगों के लिए। मेडिकल वर्कर्स को मारा जा रहा है। इस सब को मैंने अपनी पुरानी वीडियो में डीप से एक्सप्लेन कर दिया है, आप वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब इसराइल के अटैक करने की मेन वजह क्या थी? सबसे पहला एक्सक्यूज जो इसराइल ने दिया वो ये कि ईरान अपने यूरेनियम एनरिचमेंट को 90% तक ले गया है, यानी कि जो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए यूज होता है। In recent years, Iran has produced enough highly enriched uranium for 9 atom bombs. 9. दूसरा एक्सक्यूज ये दिया गया था कि ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो इसराइल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तीसरा एक्सक्यूज ये दिया गया है कि ईरान अपने प्रॉक्सीज जैसे कि हिजबुल्लाह के जरिए इसराइल को घेर रहा है। और चौथी वजह ऑल इन वन, ईरान इसराइल के लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट बनी हुई है। अब आप यहाँ पर इस प्ले बुक का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, वही सेम चीज जो इसराइल कई सालों से गजा में करता आ रहा है। स्टेप 1, पूरी पॉपुलेशन या फिर पूरी स्टेट को एक थ्रेट डिक्लेयर कर दो। स्टेप 2, मीडिया और डिप्लोमेटिक टाइज का इस्तेमाल करो अपने वायलेंस को जस्टिफाई करने के लिए। स्टेप 3, फ्लैटन देम फिजिकली, पॉलिटिकली और कल्चरली। अब ये बात सिर्फ गजा तक नहीं रही, ईरान इज द नेक्स्ट चैप्टर एंड बिफोर दैट इंडिया पुल्ड ऑफ द सेम स्टंट। जी हाँ, 7 अक्टूबर के बाद से इसराइल ने जिस नसर खुशी का ऐलान किया है वो सिर्फ एक जंग नहीं थी बल्कि एक पूरी प्ले बुक थी। अब ये तरीका उन ममालिक के लिए ब्लूप्रिंट बन चुका है जो सेम मिलती जुलती सोच रखते हैं। इंडिया जो इसराइल के इश्क में अंधा हो चुका है वो उनमें से एक है। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। Free Palestine is just today's version of Heil Hitler. Sometimes in war, accidents happen. Our military has expressed its regret over the event because we don't target civilians. जी हाँ, दोनों एक ही बोली बोल रहे हैं क्योंकि दोनों एक ही किताब से खेल रहे हैं और अब यही सेम पैटर्न इसराइल ईरान पर इम्प्लीमेंट कर रहा है। सियासत की खातिर जंगें शुरू करो और छोटे बच्चे ही क्यों ना हो उन सब को सफाई हस्ती से मिटाते जाओ और पूरी स्टेट को एक
थ्रेट डिक्लेयर कर दो। देखते जाइए, आपको ये सेम प्लेबुक हर जगह फॉलो करती हुई दिखाई जाएगी। जस्ट न्यू एक्टर्स एंड फ्रेश एक्सक्यूजेस ईच टाइम। अब इसराइल का अटैक करने का जो न्यू एक्सक्यूज था वो था न्यूक्लियर वेपन। सो लेट्स टॉक अबाउट द न्यूक्लियर वेपन्स। इसराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, लेकिन अभी तक उसने NPT को साइन नहीं किया, एक ऐसी ट्रीटी जो न्यूक्लियर वेपन्स को स्प्रेड होने से बचाती है, उनको प्रिवेंट करती है। इसराइल के पास 100 ऑफ वॉरहेड्स है, लेकिन कभी भी किसी ने कोई सवाल नहीं किया। लेकिन जब बात ईरान पर आती है, जो कि अभी तक IAEA इंस्पेक्शंस के अंडर है, जिसने अभी तक कोई भी न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं बनाया, वो पूरी दुनिया के लिए थ्रेट बना हुआ है। डू यू रियली थिंक सो दिस इज अबाउट न्यूक्लियर बॉम्ब्स? नो, ये पावर की बात है, ये कंट्रोल की बात है, ये नैरेटिव डोमिनेशन की बात है। बिकॉज एज पर नाउ ईरान इज द ओनली मुस्लिम कंट्री दैट डजंट बेंड द नी बिफोर इजराइल। पिछले हफ्ते इसराइल ने एक इकलौती कंट्री ने गजा, सीरिया, लेबनान और ईरान, इन चारों कंट्रीज पर बॉम्बिंग की है, लेकिन स्टिल समहाउ इसराइल विक्टिम है। समहाउ इसराइल दुनिया के लिए थ्रेट नहीं है और उसके पास इजाजत है, वो जितने मर्जी न्यूक्लियर वॉरहेड्स रख सकता है। लेकिन ईरान दुनिया के लिए थ्रेट है और उससे अलाउ नहीं है कि वो कोई भी न्यूक्लियर वॉरहेड्स रखे, और अगर वो रखता है तो US क्लाउन ट्रम्प का कहना है ईरान मस्ट मेक अ डील बिफोर देयर इज नथिंग लेफ्ट एंड सेव व्हाट वाज नोन एज द इरानियन एम्पायर। यानी कि ईरान के पास कुछ बचेगा नहीं ईरानियन एम्पायर कहलाने को। Smoke visible after Iran fired hundreds of ballistic missiles towards Israel. ये सेम fear mongering narrative है जो कि 1990s में पाकिस्तान के खिलाफ था। Strongly deplores the underground nuclear tests that Pakistan conducted on 28th May 1998. उन्होंने हर चीज ट्राई की पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकने की। It will change the constellation of power here and it will pose a very grave danger to the peace of the world. लेकिन जब मुस्लिम कंट्री बिकम स्ट्रॉन्ग इनफ टू डिफेंड इटसेल्फ तो वो थ्रेट बन जाती है पूरी दुनिया के लिए। सो आखिर में बात कर लेते हैं, ये कोई न्यूक्लियर सेफ्टी का इशू नहीं है, ये कंट्रोल और पावर का इशू है। कौन सी कंट्री को कितना कंट्रोल और कितनी पावर मिलती है। आप बस इस प्लेबुक को समझ लीजिए। एडोल्फ हिटलर ने भी इस सेम प्लेबुक का इस्तेमाल किया था और आज नेतन्याहू भी इस सेम प्लेबुक का इस्तेमाल कर रहा है, और इंडिया भी उसी सेम प्लेबुक की स्क्रिप्ट को चोरी करके उसी सेम प्लेबुक को इस्तेमाल कर रहा है। अब भी आप कहेंगे कि हम ये क्यों जान रहे हैं, हम क्यों इसराइल पैलेस्तीन के और ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट को स्टडी कर रहे हैं, हमें क्या मिल जाएगा इस सबसे? हमें ये मिल जाएगा कि हमारा दुश्मन बार बार उसी तरह की सेम प्लेबुक का इस्तेमाल कर रहा है और हमें उस प्लेबुक को पहचानने की जरूरत है। और पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा यूज मजहब का किया जाता है आम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, जबकि जो लीडर्स होते हैं वो अपने पॉलिटिकल गेम के लिए मजहब का नाम यूज करते हैं आम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। और आप कैसे एक इंसान से एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि अरब कंट्री से इतनी नफरत करता है, उनको सिर्फ अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के लिए इस्तेमाल करता है, और आज वही सेम इंसान उन अरब कंट्रीज के भले के लिए सोच रहा है कि भाई हम अपने फ्रेंडली अरब कंट्रीज को बचाना चाहते हैं ईरान से। वेल, अब मैं ये क्यों कह रही हूँ, इसका जवाब आपको रफ्तार की इस डॉक्यूमेंट्री में मिल जाएगा। और अगर आज हम इस प्ले बुक के बारे में आवाज नहीं उठाते तो ईरान के बाद अगला नंबर किसका होगा? कौन है जो इस प्ले बुक को काफी नजदीकी से फॉलो कर रहा है, और फ्यूचर में कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि इसी सेम प्ले बुक का इस्तेमाल करेंगी? नेतन्याहू तो अगले हिटलर बन गए हैं, नेतन्याहू के बाद अगला हिटलर कौन बनेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वेल, आपका इस बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।